हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अगस्त सेकेंड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारे पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स, पिनाका MK3 रॉकेट लॉन्चर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डिफेंस पर्सपेक्टिव से। इसके बारे में देखते हैं ये पिनाका MK3 रॉकेट लॉन्चर क्या है, किसके द्वारा बनाया गया है और कौन सी लेबोरेटरी के द्वारा बनाया गया है, उसका डिजाइन किसने किया, उसका मैन्युफैक्चरिंग किसने किया, वो सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। राइट, ओके। चलो, तो अभी रिसेंटली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO is equipping India with a formidable new weapon और उसका नाम क्या है, पिनाका MK3। ये पिनाका MK3 ये अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है अभी, और इसको अभी किसके द्वारा रिलीज किया गया है, DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके लिए वो रिसेंट न्यूज में है। हमारे लिए काम का क्या है कि ये पिनाका क्या है एक्चुअली, ये रॉकेट लॉन्चर क्या काम करेगा, उसके कितने वर्जन अभी तक हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो पिनाका इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। आप देख सकते हो, ये फोटो के अंदर आप देख सकते हो कि ये रॉकेट लॉन्चर है। ये एक सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये ट्रक है, ये ट्रक के ऊपर एक सिस्टम माउंट किया गया है जहाँ से रॉकेट को हम लॉन्च कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं पिनाका। राइट, एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है और इसको डिजाइन किया गया है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये संस्था है। आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये संस्था की तरह इसको डिजाइन किया गया है। और ये जो संस्था है वो लेबोरेटरी है, किसके अंडर में काम करती है, DRDO के अंडर में काम करती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करती है। राइट, ओके। चलो, तो एक्चुअली ये जो रॉकेट लॉन्चर है पीना का MK3 रॉकेट लॉन्चर, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो इट डिलीवर्स लेथल एंड रिस्पॉन्सिव फायर अगेंस्ट अ वेराइटी ऑफ एरिया टारगेट्स सच एज एक्सपोज एनिमी ट्रूप्स, armored and soft skin vehicles, communication centers, एयर टर्मिनल कॉम्प्लेक्सेस एंड फ्यूल एंड एम्यूनिशन डम्प्स। तो ऐसे जो टारगेट्स है उसको मारने के लिए, उसको मार गिराने के लिए ये रॉकेट लॉन्चर का यूज होता है। अगर मैं इसके फीचर्स के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो द रॉकेट लॉन्चर हैज अ टू पोर्ट्स containing the six rockets each and can neutralize an area of 700 by 500 square meter within the 48 सेकेंड। आप देखो, ये रॉकेट लॉन्चर के अंदर है ना, दो दो पोर्ट है, ये दो पोर्ट है। और हर एक पोर्ट के अंदर कितने रॉकेट्स हम लॉन्च कर सकते हैं, 6 रॉकेट्स लॉन्च कर सकते हैं। मतलब एक ट्रक है जिसके ऊपर ये रॉकेट लॉन्चर माउंट किया जा सकता है, और इसके अंदर दो पोर्ट होते हैं, और हर एक पोर्ट के अंदर 6 रॉकेट को हम माउंट कर सकते हैं। राइट, ओके। तो टोटल मिला के हम एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के माध्यम से हम 12 रॉकेट्स को एक साथ यहाँ पे ड्रॉप आउट कर सकते हैं, सिंपल, बराबर है, ओके। राइट, तो सिस्टम इज माउंटेड, ये जो पूरा रॉकेट लॉन्चर का जो सिस्टम है उसको माउंट किया जाता है जो ट्रक के ऊपर, उसको बोलते हैं टेट्रा ट्रक। और ये टेट्रा ट्रक के ऊपर उसको माउंट किया जा सकता है, इसके लिए वो मोबाइल वर्जन है, ये पिना का रॉकेट का मोबाइल वर्जन है। राइट ना, इंडिया ने ऑलरेडी सेवरल वर्जन ऑफ पिना का रॉकेट्स हमने ऑलरेडी लॉन्च करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल पिना का MK1, जिसकी रेंज है 48 किलोमीटर। मतलब उसके माध्यम से जो रॉकेट को लॉन्च किया जा सकता है उसको 48 किलोमीटर तक हम लॉन्च कर सकते हैं। पीना का MK1 का एक एडवांस वर्जन भी है जहाँ पे हम 60 किलोमीटर की रेंज तक की रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। और पीना का MK2, उसके पास जो रेंज है वो 90 किलोमीटर्स की है। और अगर मैं इस पीना का MK3 जो अभी हमने लॉन्च किया है वो एडवांस वर्जन है। ये पीना का MK3 में भी दो वर्जन है, और उसमें जो पहला वेरिएंट है उसका जो रेंज है वो 120 किलोमीटर का होगा, और जो सेकंड वेरिएंट होगा वो 300 किलोमीटर की उसकी रेंज होगी, बराबर ना, वो ध्यान में रखना है, ओके। राइट, जो रॉकेट ये पिना का MK3 रॉकेट लॉन्चर के माध्यम से जो लॉन्च किया जाएगा उसकी जो स्पीड होगी वो 5757.70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, वो ध्यान में रखना है, बराबर ना। तो ये सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैं डिस्कशन किया। फिर से एक बार पूरी न्यूज को रिवाइज कर लेते हैं कि अभी रिसेंटली पीना का MK3 रॉकेट लॉन्चर जो अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है, इसका अनाउंसमेंट किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO के अंडर ही एक संस्था काम करती है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, उसी के द्वारा ये रॉकेट लॉन्चर को बनाया गया है। एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इस रॉकेट लॉन्चर के अंदर, ये पूरे सिस्टम के अंदर दो पोड हैं, एक पोड में 6 6 रॉकेट होते हैं, टोटल मिला के 12 रॉकेट होते हैं। राइट, और अगर मैं इसके बात करूँ जो ट्रक के ऊपर इसको माउंट किया जाता है उसको बोलते हैं टेट्रा ट्रक। अभी तक इंडिया ने
ये पीना का MK3 रॉकेट लॉन्चर है। अभी तक इंडिया ने पीना का MK1, पीना का MK2, उसके कुछ एडवांस वर्जन, और अभी ये रिसेंटली पीना का MK3 लॉन्च किया है, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको इस पूरी न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान से समझना है। ओके, तो रिसेंट न्यूज़ में क्यों है वो हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है, बिकॉज हमारे लिए जानना जरूरी है व्हाट इज इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो it is a quasi-judicial institution which is set up in January 1941 and specializes in dealing with the appeals under the Direct Tax Acts, बराबर ना। तो एक्चुअली नाम से पता चलता है कि एक एपेलेट ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल का मतलब एक कोर्ट जैसी संस्था कि जहाँ पे केसेस को लड़ा जाता है, लेकिन ये एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। मतलब क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हो गया कि उसको कुछ पावर्स दिए गए जो एक कोर्ट के पास होते हैं, ऐसे कुछ पावर्स दिए गए। वो कोर्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट्स के उसको पावर दिए गए हैं, बराबर ना। वहां पे डायरेक्ट टैक्स एक्ट के अंडर में जो भी कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, वो केसेस को यहाँ पे लड़ा जाता है इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। ओके, राइट। ओके, ये संस्था का जो कारोबार है वो 1941 के अंदर स्टार्ट किया गया, स्टार्टिंग विथ 6 मेंबर्स कंस्टिट्यूइंग द 3 बेंचेस, वन ईच इन दिल्ली, कलकत्ता एंड मुंबई। The number of benches has progressively increased and presently income tax appellate tribunal has 63 benches in 27 different cities covering almost all the cities having a seat of the high court. तो अगर मैं अभी बात करूं इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल की, मतलब ये जो एक टाइप की जो कोर्ट है, जो शुरुआत जब उसकी हुई थी 1941 के अंदर, तब 6 मेंबर्स जिनके द्वारा 3 बेंच बनाई गई थी, एक दिल्ली के अंदर, कोलकाता के अंदर और मुंबई के अंदर, मात्र 3 जगह पे ये एपेलेट ट्रिब्यूनल हुआ करता था शुरुआत में। अभी उसके 63 बेंचेस है, टोटल 27 अलग अलग सिटीज के अंदर, वो सभी सिटीज के अंदर जहाँ पे हाई कोर्ट है, राइट। और ईच बेंच हैज एन अकाउंटेंट मेंबर एंड एक जुडिशियल मेंबर। हर एक बेंच के अंदर एक अकाउंटेंट मेंबर होता है और एक जुडिशियल मेंबर होता है। टोटल अभी तक 63 बेंचेस अवेलेबल है 27 डिफरेंट सिटीज के अंदर, बराबर ना। ओके, जो प्रेसिडेंट है ये इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के, वो एक बेंच बनाते हैं, और इस बेंच के अंदर मैंने जैसे बोला कि एक अकाउंटेंट मेंबर होता है और एक जुडिशियल मेंबर होता है। ये जो संस्था है वो सर्व करती है एज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग बॉडी इन द टैक्स डिस्प्यूट, कि जब भी कोई टैक्स डिस्प्यूट होता है तो उसमें रिजोल्व करने के लिए ये संस्था काम करती है, सिंपल, बराबर ना। ऑफरिंग बोथ टैक्स पेयर्स इन द इनकम टैक्स अथॉरिटीज अ कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म टू रिजोल्व डिस्प्यूट। जो टैक्स पेयर्स जो टैक्स पे करता है और इनकम टैक्स अथॉरिटीज दोनों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है इस संस्था के द्वारा, कि जहाँ पे वो लोग अपने डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कर सके, सिंपल, बराबर ना। ओके, ये जो संस्था है इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में काम करती है, बराबर ना। और कौन कौन सा व्यक्ति, कौन ये इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर अपना केस फाइल कर सकता है, तो कोई भी टैक्स पेयर कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई टैक्स पेयर जो असेसमेंट किया गया है इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा, अगर उसको वो असेसमेंट उसके फेवर में नहीं है, तो अगर वो अपील करना चाहता है तो ये इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंडर में अपील कर सकता है। और अगर कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी, अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी भी अगर अपील करना चाहती है किसके खिलाफ, इनकम टैक्स कमिश्नर के खिलाफ, बराबर ना। अगर उसने कोई ऑर्डर पास किया है और वो ऑर्डर अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी को उसके फेवर में नहीं, तो वो भी केस फाइल कर सकती है, अपील कर सकती है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। तो इनकम टैक्स पेयर भी फाइल कर सकता है इनकम टैक्स अथॉरिटी के खिलाफ, और इनकम टैक्स अथॉरिटी भी केस फाइल कर सकता है इनकम टैक्स कमिश्नर के खिलाफ, बराबर ना। ओके, राइट। तो ये है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के काम की अगर हम बात करें तो, बराबर ना। ओके, राइट। ये जो ऑर्डर पास किया जाता है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा, उसको फाइनल ऑर्डर माना जाता है, बराबर। उसको एक हाई कोर्ट के पास जितने भी पावर्स होते हैं, ऐसे पावर्स इस संस्था को दिए गए हैं, बराबर ना। ओके, ओके। तो आई थिंक आपको इस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है, कि अगर डायरेक्ट टैक्स एक्ट के अंडर में अगर कोई डिस्प्यूट है टैक्स पेयर और इनकम टैक्स अथॉरिटी के बीच में, तो यहाँ पे केस फाइल किया जा सकता है।
यहाँ पे टैक्स पेयर का भी सुना जाता है और इनकम टैक्स अथॉरिटी का भी सुना जाएगा। अगर टैक्स पेयर को डिस्प्यूट है इनकम टैक्स अथॉरिटी से तो वो यहाँ पे केस फाइल कर सकता है, और अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी को टैक्स पेयर से या तो फिर इनकम टैक्स कमिश्नर से डिस्प्यूट है तो वो यहाँ पे केस फाइल कर सकता है, राइट ना। शुरुआत में 3 बेंच थे, अभी 63 बेंचेस अवेलेबल है 27 डिफरेंट सिटीज के अंदर, बराबर ना। इसको, ये संस्था को हाई कोर्ट जितने पावर दिए गए हैं और इसका जो भी ऑर्डर होगा वो फाइनल माना जाएगा, सिंपल, बराबर ना। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में बात करते हैं। तो फिर रिसेंट न्यूज में क्यों है, तो अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी एंड द श्रीलंकन आर्मी ने अभी एक एक्सरसाइज की है, एक जॉइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति। कहाँ पे, तो श्रीलंका का जो साउथर्न प्रोविंस है वहां पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। नाम याद रखना है कि मित्र शक्ति एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में होता है। अगर मैं एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और श्रीलंकन आर्मी के बीच में होती है, और ये जो 10th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, इस बार जो एक्सरसाइज हुई है श्रीलंका के अंदर वो 10th एडिशन था, बराबर ना। ओके, राइट। और टोटल 120 सोल्जर्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। अगर मैं इंडियन आर्मी की बात करूँ तो इंडियन आर्मी का जो राजपूताना राइफल्स है, ये ग्रुप के द्वारा इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया गया था, ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कि अभी रिसेंटली मित्र शक्ति एक्सरसाइज हुई इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उसमें इंडिया के आर्मी के कौन से ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था फ्रेंड्स, राजपूताना राइफल्स, राइट ना। ओके, और ये जो एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव द ऑपरेशनल प्रोफिशिएंसी ऑफ बोथ द आर्मीज बाय फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस। दोनों देश अपने अपने बेस्ट स्किल को, एक्सपीरियंस को और प्रैक्टिस को यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, राइट। और ये ऑब्जेक्टिव उसका वही है कि भाई हम ऑपरेशनल प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, सिंपल, बराबर ना। ओके, तो एक सिंपल न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक्साइज मित्र शक्ति हुआ, वो कौन से दो देशों के बीच में हुआ, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के आर्मी के बीच में हुआ। और अगर मैं, ये 10th एडिशन था, श्रीलंका के अंदर ये एक्साइज हुआ, और उसके अलावा इंडिया की तरफ से राजपूताना राइफल्स के द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया। तो एक सिंपल न्यूज़ थी, राइट, आपको पता होना चाहिए, राइट ना। ओके, अगेन एक डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ है, आईएनएस अरीगढ़ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में बात करते हैं। ये तो आप देख सकते हो एक सबमरीन है और इसका नाम है आईएनएस अरीगढ़, उसके बारे में समझते हैं। तो रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, तो इंडिया इज नाउ ऑल सेट टू कमीशन इट्स सेकंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन आईएनएस अरीगढ़, आर्म्ड विद द न्यूक्लियर मिसाइल्स फॉर स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। तो इंडिया अपनी सेकंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन को लॉन्च करने जा रहा है, और इसके अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स एक्चुअली माउंट किए गए हैं, इसके लिए बोला जाता है उसको न्यूक्लियर पावर सबमरीन, बराबर ना। तो ये इंडिया का सेकंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन है आईएनएस अरीगढ़, और जिसके अंदर हम न्यूक्लियर मिसाइल्स को माउंट कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं आईएनएस अरीगढ़ की अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो इट इज इंडिया सेकंड इंडिजीनियसली बिल्ड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। तो एक्चुअली एक सबमरीन है जो इंडिजिनियसली हमने इंडिया के द्वारा बनाया गया है, और इंडिया के द्वारा बनाया गया है ये सेकंड इंडिजिनियसली बिल्ड न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, जहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स को हम माउंट कर सकते हैं। और अगर मैं फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन की बात करूँ तो हमने आईएनएस अरिहंत को बनाया था, जिसको हमने कमीशन किया था 2018 के अंदर। और अगर मैं ये आईएनएस अरीगन के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये आईएनएस अरीगन को कहाँ पे बनाया गया है, तो इंडियन नेवी के जो शिप बिल्डिंग सेंटर है विशाखापट्टनम के अंदर, वहाँ पे इसको बनाया गया है। और अगर उसके फीचर्स के बारे में बात की जाए तो इसका जो लेंथ है वो 111.6 मीटर है। उसके टोटल ये जो बीम है वो 11 मीटर के हैं। उसका जो वेट है, वो उसकी जो कैपेसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट कर सकता है 6000 टन्स को, राइट। और इट विल बी own 7 blade propeller which is powered by the pressurized water reactor, बराबर ना। ओके, राइट। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 12 to 15 नॉट्स, मतलब 22 से 28 किलोमीटर पर आवर की, और जो ऑन द सरफेस, एंड 24 नॉट्स में द सबमर्ज, बराबर ना। मतलब जब ये सबमरीन जब वाटर के सरफेस पे चलेगी तब उसकी स्पीड कितनी होगी, 22 से 28 किलोमीटर पर आवर होगी, और जब वो सबमर्ज हो जाएगी, पानी के अंदर चलेगी, तब उसकी स्पीड कितनी होगी, 44 किलोमीटर पर आवर होगी, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, राइट। इस सबमरीन के अंदर टोटल 4 न्यूक्लियर कैपेबल K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हम माउंट कर सकते हैं विद अ रेंज ऑफ ओवर 3500 किलोमीटर, और 12 कन्वेंशनल वाटर हेड
K-15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हम माउंट कर सकते हैं विद रेंज ऑफ अबाउट 750 किलोमीटर, बराबर ना। तो इस सबमरीन के अंदर हम 4 न्यूक्लियर कैपेबल K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हम माउंट कर सकते हैं, और टोटल 12 K-15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हम माउंट कर सकते हैं, राइट, जिसकी रेंज रिस्पेक्टिवली 3500 किलोमीटर और 750 किलोमीटर है, वो ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, इट ऑल्सो कैन कैरी टॉर्पेडोज एंड माइंस, बराबर ना। और बहुत बड़ी सबमरीन है फ्रेंड्स, और इसका नाम है INS अलीगढ़, जो हमने इंडिया से डेवलप किया है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इंडियन नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर है जो विशाखापट्टनम के अंदर, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। ये इंडिया के द्वारा बनाया गया सेकंड इंडिया से बिल्ड न्यूक्लियर पावर सबमरीन। तो फर्स्ट कौन सा था? INS अरिहंत था, जो हमने 2018 के अंदर कमीशन किया, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, तो इसके अंदर हम न्यूक्लियर पावर सब मिसाइल्स को हम माउंट कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ में है। आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, मॉडल सोलर विलेज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में बात करता है। तो रिसेंटली स्कीम गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉडल सोलर विलेज अंडर द प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हैव बीन नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, जो एक योजना को इम्प्लीमेंट करवा रहा है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये स्कीम को जो हैंडल कर रहा है ये मिनिस्ट्री, उसके द्वारा एक गाइडलाइन लॉन्च की गई है मॉडल सोलर विलेज बनाने की, बराबर ना। किस तरीके से मॉडल सोलर विलेज बनाए जाएंगे, किस तरीके से मॉडल सोलर विलेज को सिलेक्ट किया जाएगा, बराबर, वो किस तरीके से काम करेगा, उसके बारे में एक गाइडलाइन लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। तो हम बात करते हैं मॉडल सोलर विलेज क्या है उसके बारे में। तो ये जो मॉडल सोलर विलेज है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि क्यों हमको मॉडल सोलर विलेज बनाना है। नाम से पता चलता है कि एक विलेज को मॉडल बनाना है, ताकि उसके ऊपर फोकस होके सारे विलेज भी काम करें, राइट। तो मॉडल सोलर विलेज का मेन ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट द वन मॉडल सोलर विलेज पर डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया। एक डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल सोलर विलेज होना चाहिए, ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव है। गोल क्या है? टू प्रमोट द सोलर एनर्जी एडॉप्शन एंड इनेबल द विलेज कम्युनिटीज टू बिकम द सेल्फ रिलायंट इन मीटिंग देयर एनर्जी नीड्स। तो विलेज कम्युनिटी को उनकी जो एनर्जी नीड्स है उनके लिए वो सेल्फ रिलायंट बन जाए, इसके लिए यहाँ पे सोलर एनर्जी को एडॉप्ट करना, उसके लिए प्रमोट करना, यहाँ पे ये सोलर मॉडल विलेज का मेन ऑब्जेक्टिव है, सिंपल, बराबर ना। एक डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल सोलर विलेज होना चाहिए, ऐसा हमारा एम है, राइट। ओके, अगर मैं फंडिंग की बात करूं तो इस साल के बजट के अंदर पर 800 करोड़ रुपए अलोकेट किया गया है मॉडल सोलर विलेज बनाने के लिए। एक डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल सोलर विलेज, तो ऐसे करके हर एक मॉडल सोलर विलेज के पीछे सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि हम 1 करोड़ का खर्चा करें। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक डिस्ट्रिक्ट है, तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा, और एक मॉडल सोलर विलेज बनाने के लिए सरकार कितना कंट्रीब्यूट करेगी? 1 करोड़ रुपया। तो ऐसे टोटल 800 करोड़ अलोकेट किए गए इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। क्राइटेरिया क्या है? तो इन ऑर्डर टू बी कंसिडर अ विलेज अंडर द कंपटीशन मोड, अ विलेज मस्ट बी अ रेवेन्यू विलेज विद अ पॉपुलेशन साइज अबव द 5000 और 2000 फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो कौन से विलेज को मॉडल विलेज बनाया जाएगा, कौन से विलेज को मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा, तो यहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया गया है। तो एक तो कि एक पर्टिकुलर विलेज जो कंपटीशन में अप्लाई कर रहा है वो रेवेन्यू विलेज होना चाहिए, उसका अच्छा खासा रेवेन्यू होना चाहिए, उसकी पॉपुलेशन 5000 से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर अगर पॉपुलेशन 2000 से ऊपर होगी फिर भी चलेगा, राइट। ओके, the selection process involves a competitive mode where villages are assessed on their overall distributed renewable energy capacity installed 6 months after the declaration of the potential candidate by the district level committee। तो इसमें एक पर्टिकुलर विलेज को मॉडल विलेज कब सिलेक्ट किया जाएगा? तो फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होगी, उसके द्वारा बहुत सारे पोटेंशियल कैंडिडेट विलेज को सिलेक्ट किया जाएगा। कि फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 ऐसे विलेज है कि जहाँ पे 5000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ये सभी विलेज एलिजिबल है ये मॉडल विलेज बनने के लिए। लेकिन ये क्या ये सभी विलेज को बनाया जाएगा मॉडल विलेज? नहीं, ये 5 विलेज में अगर जैसे उनको पोटेंशियल कैंडिडेट बनाया गया ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा, तो उन्होंने आने वाले 6 महीने के अंदर किस तरीके से अपने गांव के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके सोलर का एस्टेब्लिशमेंट, सोलर का प्रमोशन किया है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके एक विलेज को मॉडल विलेज बनाया जाएगा,
समझ में आया कि नहीं? कि फॉर एग्जाम्पल ये 5 विलेज में से ये विलेज के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल हुआ है 6 महीने के अंदर, तो ये विलेज को मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा से, बराबर ना? और जो भी विलेज को मॉडल विलेज बनाया जाएगा उसको कितना ग्रांट दिया जाएगा? 1 करोड़ रुपया ग्रांट दिया जाएगा। ओके, राइट, ओके, ओके। और अगर ये जो योजना के अंडर में ये मॉडल विलेज बनाने की बात चल रही है, अगर मैं इस योजना के बारे में बात करूँ, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वो लास्ट ईयर ही लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स। उस योजना के अंडर में जो घर के ऊपर सोलर पैनल लगाया जा रहा है उस उसके अंदर 300 यूनिट तक का फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा, बराबर ना? और इसके लिए गवर्नमेंट ने 75,000 करोड़ रुपया अलोकेट किया है, ध्यान में रखना है। ओके, राइट। अगर मैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो उसका टारगेट है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के अंदर हम सोलर पैनल्स एस्टेब्लिश करें, और वहां पे 300 यूनिट तक अगर कोई यूज कर रहा है तो उसको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। और under the scheme, urban local bodies and panchayats shall be incentivized to promote the rooftop solar system in their jurisdictions, बराबर ना? तो अगर कोई अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत जो सबसे ज्यादा इस स्कीम को प्रमोट कर रहा है तो उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा इस स्कीम के अंडर में, बराबर ना? ओके, टोटल 75,000 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है इस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट? ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मॉडल सोलर विलेज यहाँ पे बनाने की बात की गई है, उसके लिए गाइडलाइन लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। ऑब्जेक्टिव है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल सोलर विलेज हो जाए, और इसका जो क्राइटेरिया है कि जो विलेज की साइज जो पॉपुलेशन साइज है 5,000 से ज़्यादा होगी उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। उसमें से बहुत सारे अगर कैंडिडेट्स हैं तो उसमें से जो विलेज के अंदर नेक्स्ट 6 महीने के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल होगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे एज अ मॉडल सोलर विलेज। और जो भी मॉडल सोलर विलेज सिलेक्ट होगा उसको 1 करोड़ का ग्रांट दिया जाएगा। ऐसे करके टोटल 800 करोड़ रुपया अलोकेट किए गए हैं। और ये जो मॉडल सोलर विलेज बनाने की बात चल रही है वो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर में ये बात चल रही है। और ये जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो गवर्नमेंट के द्वारा लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था 75,000 करोड़ रुपया अलोकेट करके, जहाँ पे एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड को अगर वो अपने घर पे सोलर पैनल लगाता है तो 300 यूनिट तक का अगर उसका वपराश है तो उसको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा, राइट? और टोटल 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के ऊपर ये सोलर पैनल लगाने की बात चल रही है, राइट? तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, इसके बारे में बात करते हैं। नाम से पता चलता है ये स्कीम के अंदर में किसके ऊपर फोकस किया गया फ्रेंड्स? स्टेशन के ऊपर, और यहाँ पे रेलवे स्टेशन की बात चल रही है, बराबर ना? तो उसके बारे में बात करते हैं। रिसेंट न्यूज़ में क्यों है? तो अभी रिसेंटली वेस्टर्न रेलवे के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि कांदीवली एंड दहिसर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर में हम शामिल कर रहे हैं। मतलब कांदीवली और दहिसर रेलवे स्टेशन है उनको रीडेवलप किया जाएगा इस स्कीम के अंडर में। तो रिसेंट न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है व्हाट इज अमृत भारत स्टेशन स्कीम, इसके बारे में बात करते हैं। तो इट इज एन ऑनगोइंग इंडियन रेलवेज मिशन विच इज लॉन्च इन फेब्रुवरी 2023। ये जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है वो कब लॉन्च किया गया फ्रेंड्स? फेब्रुवरी 2023 के अंदर। ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और इस स्कीम के अंडर में रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। पूरे इंडिया के अंदर जितने भी रेलवे स्टेशन है उसको रीडेवलप किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर में, राइट? इस स्कीम के अंडर में अगर फॉर एग्जांपल कोई रेलवे स्टेशन को अगर रीडेवलप किया जा रहा है तो इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, इस स्कीम के अंदर में क्या क्या कवर होगा? तो सबसे पहले एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा कि किस तरीके से एक पूरा रोड मैप बनाया जाएगा, किस तरीके से हम अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर में एक पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन को हम डेवलप कर सकते हैं। वो एक पूरा मास्टर प्लान यहाँ पे बनाया जाएगा, राइट? और स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू ट्रांसफॉर्म द रेलवे स्टेशन इनटू द मॉडर्न वेल इक्विप्ड हब्स विद इम्प्रूव्ड पैसेंजर एमिनिटीज, बेटर ट्रैफिक सर्कुलेशन, इंटरमोडल इंटीग्रेशन एंड इनहेंस साइनेज, बराबर ना? राइट, तो ये ऑब्जेक्टिव से ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, राइट? अगर मैं इस स्कीम के कुछ की फीचर्स के बारे में बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है स्कीम का कि यहाँ पे इस स्कीम के अंदर में मतलब अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर में जो भी स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है वहाँ पे मॉडर्न पैसेंजर एमिनिटीज बनाई जाएगी।
इसके अंदर हम बात करें तो हाइजीनिक एंड क्लीन वेटिंग एरिया बनाए जाएंगे, रेस्ट रूम बनाए जाएंगे, स्पेशल एमिनिटीज फॉर द डिसेबल्ड एंड फूड एंड बेवरेज आउटलेट बनाए जाएंगे। उसके अलावा ट्रैफिक सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव किया जाएगा। इसके अंदर हम कैसे काम करेंगे कि फॉर एग्जांपल सेपरेट एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जाएंगे पैसेंजर्स और व्हीकल्स के लिए, रोड्स को वाइड किया जाएगा, फुटपाथ को वाइड किया जाएगा, राइट, एडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज बनाई जाएगी, राइट ना। और अगर मैं बात करूँ इंटर मॉडल इंटीग्रेशन किस तरीके से, कि इसके अंदर जो भी स्टेशन डेवलप किया जाएगा उसके अंदर एक सीमलेस कनेक्टिविटी होनी चाहिए रेलवे स्टेशन और अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल जैसे हम स्टेशन से बाहर निकले, रेलवे स्टेशन से बाहर निकले और तुरंत बस स्टेशन आ जाना चाहिए, ताकि रेलवे स्टेशन से बस स्टेशन तक जाने के लिए कोई बड़ा डिस्टेंस ना कट करना पड़े, राइट। तो बसेस, टैक्सीज और ऑटो रिक्शोज वो इजिली मिल जाए एक पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन के माध्यम से, तो ऐसा हमारा स्टेशन होना चाहिए, राइट। और अपग्रेडेड साइनेज, इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि फॉर एग्जांपल दिस इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द क्लियर एंड विजिबल साइनेज इन मल्टीपल लैंग्वेज टू गाइड द पैसेंजर्स। फॉर एग्जांपल आपको पता ही होगा कि अगर रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, बराबर, अनपढ़ से लेके बहुत पढ़े लिखे तक, फॉर डोमेस्टिक से लेके फॉरेन व्यक्ति भी, फॉरेनर भी वहाँ पे आता है, तो हर एक व्यक्ति को गाइड कर सके ऐसे हमारे सिग्नल्स होने चाहिए, बराबर ना, ओके। उसके अलावा अपग्रेडेड साइनेज, मतलब कहना क्या चाहता है कि पैसेंजर्स को गाइड करने के लिए हर एक टाइप के क्लियर और विजिबल साइनेज होने चाहिए जो मल्टीपल लैंग्वेज के हो, जो पैसेंजर को गाइड कर सके। सस्टेनेबिलिटी, दिस इंक्लूड्स यूजिंग द एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग एंड अप्लायंसेस, बराबर ना। तो रेलवे स्टेशन के अंदर जो लाइटिंग और अप्लायंसेस होंगे वो कैसे होने चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट होने चाहिए। इको फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए उस पर्टिकुलर जगह पे, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रॉपर होनी चाहिए, बेलास्टलेस ट्रैक होने चाहिए जहाँ पे नॉइज और वाइब्रेशन कम हो, राइट। तो ये सब फैसिलिटी होगी एक पर्टिकुलर स्टेशन के अंदर जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर में जिसको रिडेवलप किया जा रहा है, बराबर ना, ओके। तो रिसेंट न्यूज में क्यों था फ्रेंड्स कि वेस्टर्न रेलवे ने भी अनाउंस किया कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर में हम दो स्टेशन को डेवलप कर रहे हैं, कांदीवली और दहीसर रेलवे स्टेशन। इसके लिए वो रिसेंट न्यूज में था, लेकिन हमने पढ़ा अमृत भारत स्टेशन स्कीम क्या है फ्रेंड्स। तो फरवरी 2023 के अंदर इसको लॉन्च किया गया। मेन ऑब्जेक्टिव है रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करना। कैसे रीडेवलप करना, तो अलग अलग एम्यूनिटीज प्रोवाइड करना, मॉडर्न पैसेंजर एम्यूनिटीज प्रोवाइड करना वहाँ पे, ट्रैफिक सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, फिर जो इंटर मॉडल इंटीग्रेशन है उसको इम्प्रूव करना, साइनेज को ऑपरेट करना, सस्टेनेबल स्टेशन डेवलप करना है हमको, इको फ्रेंडलीनेस के ऊपर काम करना है। तो ऐसी सभी फैसिलिटीज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर रीडेवलप स्टेशन के अंदर, राइट ना, ओके। चलो हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अब रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कैंसिल किया गया है लेटरल रिक्रूटमेंट को। और ये लेटरल रिक्रूटमेंट क्या है, पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद ये रिसेंट आर्टिकल को समझेंगे, तब जाके आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लेटरल रिक्रूटमेंट। तो अगर मैं लेटरल एंट्री स्कीम की अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो लेटरल एंट्री विच इज रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग द इंडिविजुअल्स फ्रॉम आउटसाइड द गवर्नमेंट डायरेक्टली टू द मिड लेवल एंड सीनियर पोजीशंस। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसी पोजीशंस, मिड लेवल की पोजीशन या तो फिर सीनियर लेवल की पोजीशंस, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि एक व्यक्ति को अपॉइंट करती है जो गवर्नमेंट का है ही नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोसेस से नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे, फॉर एग्जाम्पल अभी अभी मैं यूपीएससी दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यूपीएससी में पास होऊंगा तो मैं आईएएस या तो फिर आईआरएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, मतलब कोई भी एक ऑफिसर बनूंगा, राइट। फिर मैं धीरे धीरे मेरा प्रमोशन होगा और फिर मैं मिड लेवल पे जाऊंगा, सीनियर लेवल पे जाऊंगा, तो ऐसा रिक्रूटमेंट नहीं होगा ये लेटर एंट्री के अंदर। लेटर एंट्री के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करता है, क्या करती है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन है मिड लेवल की या तो फिर सीनियर लेवल की, वहां पे एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जो अभी तक गवर्नमेंट में था ही नहीं उसको अपॉइंट करता है। कैसे व्यक्ति को अपॉइंट करता है, तो उस लोग उस जगह पे जो जिसकी जिसकी एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट है, जिसके ओपिनियन की रिक्वायरमेंट है, ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर रहा है। कौन सी स्कीम के अंडर में, लेटरल एंट्री स्कीम के अंडर में। मतलब मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, बराबर, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, एक्सपर्टाइज बेस्ड रिक्रूटमेंट हो रहा है ये लेटरल एंट्री स्कीम के अंडर में, बराबर ना। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एक डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज लाना, एक पर्टिकुलर पोस्ट पे डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज लाना, फ्रेश पर्सपेक्टिव टू इनहेंस द गवर्नेंस, गवर्नेंस को इनहेंस करने के लिए एक एक्सपर्ट मेंबर को लाना एक पर्टिकुलर जगह पे, ताकि हम ज्यादा अच्छे से गवर्नेंस कर सके। एक मेन ऑब्जेक्टिव यही है लेटरल एंट्री स्कीम का, राइट। दिस लेटरल एंट्रेंस आर अपॉइंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट
फॉर द 3 years। ये जो लेटरल एंट्रेंस होते हैं, जो गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जिसको अपॉइंट करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपॉइंट किया जाता है उनको 3 साल के लिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट हम बढ़ा के 5 साल का भी कर सकते हैं, बराबर ना। ओके। और इसका जो ओरिजिन है लेटर एंट्री स्कीम का, वो ओरिजिन 2004 से 2009 के बीच में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, बराबर। और इसको इंडोर्स किया गया सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के द्वारा इसको इंडोर्स किया गया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है वो कब एस्टेब्लिश किया गया फ्रेंड्स? 2005 के अंदर। और इट वाज लेटर रिकमेंडेड बाय द नीति आयोग इन 2017 टू ब्रिंग इन एक्सपर्टाइज एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव्स। नीति आयोग के द्वारा और इसको इंडोर्समेंट मिला, और 2017 के अंदर उसने फिर से लेटर एंट्रीज के बारे में बात की। नीति आयोग in its 3 year action agenda and the sectoral group of the secretaries on the governance recommend the introduction of the personnel at the middle and senior management levels in the central government। और 2017 के अंदर फिर से नीति आयोग और ये जो स्पेशल सेक्टरल ग्रुप ऑफ द सेक्रेटरीज है ऑन द गवर्नेंस, उन्होंने रिकमेंड किया कि मिडल और सीनियर मैनेजमेंट लेवल्स के ऊपर कौन होने चाहिए, ये लेटर एंट्री होनी चाहिए, ताकि हम उनके एक्सपर्टाइज का हम फायदा उठा सके गवर्नेंस के अंदर, बराबर ना। ओके। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं कि ये लेटरल एंट्री के लिए कौन एलिजिबल होता है फ्रेंड्स, तो इंडिविजुअल्स विद द डोमेन एक्सपर्टाइज एंड अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑथोरिटीज बॉडीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। कौन सा व्यक्ति यहाँ पे इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक पर्टिकुलर डोमेन एक्सपर्टाइज है, एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे फिर वो प्राइवेट सेक्टर का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, ऑथोरिटी बॉडी हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, पब्लिक सेक्टर का हो, कोई भी व्यक्ति वो अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया टिपिकली emphasize प्रोफेशनल अकम्प्लिशमेंट एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर क्या है कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसके अंदर आपको क्या होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, बराबर ना। ओके। और अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूँ, कोई भी हम मेरिट बेस्ड एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे कैसा रिजर्वेशन होता है कि इतनी सीटें ओबीसी के लिए, इतनी सीटें एससी एसटी के लिए, इतनी सीटें ओपन के लिए। लेकिन अगर मैं लेटर एंट्री की बात करूँ तो लेटर एंट्री है ना, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पोस्ट पे ही दी जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मास में हम रिक्रूटमेंट करें, एक पर्टिकुलर पोस्ट पे ही लेटर एंट्री दी जाती है। तो अगर पोस्ट ही एक है तो क्या उसमें रिजर्वेशन होता है? नहीं। तो लेटर एंट्री के अंदर कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता फ्रेंड्स, एक उसका वीक पॉइंट है, बिकॉज ये सिंगल पोस्ट के लिए इसका रिक्रूटमेंट होता है, राइट ना। ओके। अभी ये जो अभी रिसेंट न्यूज है ना फ्रेंड्स, वो क्या था कि अभी रिसेंटली यूपीएससी ने इशू किया एक नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटिंग 45 जॉइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स एंड डेप्यूटी सेक्रेटरीज एज अ स्पेशलिस्ट इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थ्रू द लेटर एंट्री स्कीम। ये रिसेंट में कुछ दिन पहले यूपीएससी की तरह अनाउंसमेंट किया गया कि 45 जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डेप्यूटी सेक्रेटरी को लेटर एंट्री स्कीम के द्वारा हम अपॉइंट करेंगे। लेकिन अपोजिशन ने इसको अपोज किया, बिकॉज इसके अंदर ये 45, वैसे ही वैकेंसी तो 45 निकाली, लेकिन जैसे हमने बात किया कि लेटर एंट्री के अंदर हर एक पोस्ट को एक सिंगल पोस्ट माना जाता है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन का कोई कोटा ही नहीं है। तो अगर यही वैकेंसी 45 वैकेंसी अगर नॉर्मल मेरिट बेस्ड वैकेंसी निकलती, तो कुछ लोग ओबीसी वाले होते, कुछ लोग एससी वाले होते, कुछ लोग एसटी वाले, मतलब सभी को यहाँ पे आने का मौका मिलता। लेकिन ये वैकेंसी लेटर एंट्री के माध्यम से आई, तो इसके लिए कोई भी यहाँ पे रिजर्वेशन का कोटा है ही नहीं। ये मेन पॉइंट था ऑपोजिशन का फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, राइट। ओके। अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स की, सो फार अगर अभी तक अगर हमने कितनी रिक्रूटमेंट लेटर एंट्री के माध्यम से इम्प्लीमेंट करवाई है, टोटल 63 इंडिविजुअल्स को अभी तक हमने सिलेक्ट किया है अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के अंदर, और अभी उसमें से 57 लेटर एंटर्स अभी भी कार्यरत है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, राइट। और अगर मैं ये लेटर एंट्री स्कीम के कुछ आर्ग्यूमेंट्स के जो फेवर में है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, तो लेटर एंट्री स्कीम को अगर हम इंप्लीमेंट करवाते हैं तो स्पेशलाइज स्किल और एक्सपर्टाइज मिलेगा हमको एक पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर, इनोवेशंस और रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। और फिलिंग द गैप, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डेटा, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ अबाउट 1500 आईएएस ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, बराबर। तो लेटर एंट्री के माध्यम से हम उस शॉर्टेज को जल्दी से फिलअप कर सकते हैं, बराबर ना। लेकिन अगर मैं कुछ क्रिटिसिज्म की बात करूं, तो एक्चुअली ये जो टेन्योर है लेटर लेटर एंट्रेंस का, उसका टेन्योर होता है मैक्सिमम 3 साल, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ा सकते हैं, 5 साल। तो लोगों का कहना है कि 3 साल और 5 साल के अंदर मैक्सिमम कुछ एक पर्टिकुलर व्यक्ति कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते इतनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर, बराबर ना। तो उनका टेन्योर ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी उसको मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा जो
परमानेंट ऑफिसर से जो एक मेरिट बेस परमानेंट ऑफिसर है, जो एक मेरिट को क्रैक करके आए हैं, उनका मोरल डाउन होता है कि अगर हमने ये मेहनत करके हम यहाँ पे आए, इतने प्रमोशंस लेकर हम यहाँ पे आए, और एक व्यक्ति डायरेक्टली यहाँ पे घुस गया, तो उसका मोरल डाउन हो जाएगा फ्रेंड्स, बराबर ना? राइट। और जो लिटरल एंट्रेंस होते हैं उनको अनुभव नहीं होता, उनके पास एक्सपीरियंस होती है लेकिन क्या नहीं होता, अनुभव नहीं होता। तो ये अनुभव की भी यहाँ पे कमी होती है, राइट। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म भी है और कुछ उसके फेवरेबल पॉइंट्स भी है, दोनों को ध्यान में रख के अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस डिसीजन को बैकलेस किया गया है यूपीएससी के, बराबर ना, कि अभी उसको होल्ड पे रखा गया है, राइट। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आएगा फ्रेंड्स। थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ में आपको समझ में आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।